हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूकेपीएससी के डेली न्यूज़ एनालिसिस में। तो आज है 8 मार्च और आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो आज जो न्यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम 6 तारीख की न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, 7 तारीख की न्यूज़ को डिस्कस करेंगे और आज की न्यूज़ को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इन पिछले 3 दिनों में वो न्यूज़ आपके सामने, और इन 3 दिनों में जो फ्राइडे, सैटरडे और संडे होता है ना, इन दिनों न्यूज़ अधिक नहीं होती हैं। ठीक, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर मतलब कभी डीएनए नहीं आता तो मैं जो आने वाला डीएनए होता है उसमें सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को क्या कर लूँगा, कवर कर लूँगा। ठीक है, तो एज़ यूजुअल जो हम हमेशा से करते हैं, सबसे पहले हम यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखेंगे। वन लाइनर न्यूज़ कुछ है नहीं। ठीक है, जो भी वन लाइनर न्यूज़ है वो फर्दर के जो भी आपके पास ये टॉपिक्स हैं इनमें इंक्लूड कर दी गई हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपके पास वो है बारानी खेती, रेनफीड फार्मिंग है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड का एक टॉपिक है। ठीक है, और आप इसको ना जीएस पेपर 6 के साथ उत्तराखंड जो क्या है, उत्तराखंड की एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है उसके साथ आप इसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रीलिम्स के बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स मिलेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो ये टॉपिक है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और आज है 8 मार्च। तो आपको पता ही है कि 8 मार्च को हम क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। जरा मुझे ये बताना है कि हम 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है कि महिलाओं की वर्तमान में क्या स्थिति है, वर्तमान स्थिति क्या है। ठीक है, उनके साथ क्या क्या चुनौतियाँ हैं, क्या क्या चुनौतियाँ हैं। तो ये टॉपिक क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप जीएस पेपर 3 की बात करते हैं, इकोनॉमी में इनकी बात करते हैं, या आप जीएस पेपर 2 में, ठीक है, सोसाइटी में इनकी बात करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आपको कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट्स भी मिलेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। फिर जो 5वां टॉपिक है आपके पास राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से रिलेटेड है, और यहाँ पर बताया गया है कि जनवरी के महीने में बाघों को क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेटिकल दिक्कतें आती हैं, मतलब। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है कि इस महीने में उनकी मृत्यु दर अधिक हो जाती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं इस क्यों बोल रहा हूँ कि ये प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले आपको क्या बताया था, एक हाथी के बारे में एक टॉपिक बताया था। ठीक है, तो वहाँ से एक क्वेश्चन बन के आया था यूपीएससी में, और आपके पीसीएस में भी वो क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। ठीक है, आपके पीसीएस में भी वो क्वेश्चन कभी भी कॉपी पेस्ट हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये बाघ से संबंधित एक क्वेश्चन था ये भी आपके पास कभी भी आ सकता है। तो ये टॉपिक आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। साथ में अगर आप जीएस पेपर 3, ठीक है, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 6 उत्तराखंड का जो वन्य जीव वाला टॉपिक है, वहाँ पर क्या आ सकता है, ये मेंस में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको भी बहुत ही विस्तार तरीके से देखेंगे। जो 6वीं न्यूज़ है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध है, और कर्नाटका और आंध्र प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने क्या कर दिया है, सोशल मीडिया पे बैन करने की बात करी है। इससे पहले जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ठीक है, इन देशों ने भी क्या करा है, सोशल मीडिया पर जो अपने युवा हैं, मतलब जो 16 साल से छोटे हैं, उनके लिए क्या कर दिया है, ये सोशल मीडिया पर प्रतिबंध कर दिया है। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जीएस पेपर 3 से बात करें, जीएस पेपर 2 से बात करें, जीएस पेपर 4 से बात करें, इथिक्स से बात करें, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आज आपके दिमाग में सारी चीज़ें खुल जाएंगी कि क्यों सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और क्यों नहीं लगाना चाहिए, और क्या इसकी चुनौतियां हैं। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है वो है अमेरिका, इजराइल और ईरान से संबंधित है, और ये आर्टिकल लिखा है, ये पी चिदम्बरम सर ने लिखा है। ठीक है, और इस टॉपिक में बताया गया है कि इसको क्रिटिकल एग्जामिन किया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और भारत के लिए क्या चुनौतियां हैं, यहाँ पर भारत की विदेश नीतियों के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। साथ में मेंस में अगर बात करें तो जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बायलैटरल रिलेशन विद अदर कंट्रीज़ इंडिया की, ठीक है, तो वहाँ के लिए भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है कि टारगेट यूकेपीएससी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, और यहाँ पर आपको ये पीडीएफ की डिटेल्स पता चल जाएंगी कि कैसे आप इस पीडीएफ को अपने पास ले सकते हैं। ठीक है, तो आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और एक बार पुनः आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन को, और यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले देखना है भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक संबंधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, भारत और कनाडा के बीच में जो यूरेनियम है,
ठीक है, यूरेनियम है, इसके बारे में क्या हुआ था, बात हुई थी, CEPA के बारे में बात हुई थी। ठीक है, द्विपक्षीय व्यापार को $50 बिलियन बढ़ाने की बात हुई थी। ठीक है, सैन्य सुरक्षा हो गया, समुद्री सुरक्षा हो गया, चाहे आतंकवाद हो गया, वहाँ पर भी भारत ने और कनाडा ने क्या करा है, काफ़ी बातचीत करी है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन क्या है, असत्य है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला कथन, दोनों देशों ने जो अपना CEPA पर चल रही बातचीत को अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया। नहीं, रोका नहीं है, ये क्या हो रहा है, चल गई ये बात, मतलब चल गई, मतलब ये हो गई, मतलब ये। ठीक है, जो दूसरा ऑप्शन है वो है दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 बिलियन तक पहुँचाने का लक्ष्य स्थापित किया, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है समुद्री सुरक्षा और सैन्य आदान प्रदान बढ़ाने के लिए इंडिया कनाडा डिफेंस डायलॉग स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है भारत ने अपनी नागरिक परमाणु ऊर्जा जरूरतों के लिए कनाडा के साथ लंबी अवधि के लिए यूरेनियम आपूर्ति समझौते किया है, तो ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। और यहाँ से हमने एक स्मॉल जो मॉड्यूलर रिएक्टर है वो भी लेने की बात करी है। ठीक है, तो इसका क्या है, कौन सा कथन असत्य है, तो केवल ए ऑप्शन क्या है इसका, असत्य है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हम क्या कर चुके हैं कल के DNA में, मतलब जो अभी लास्ट DNA आया था उसमें इसको कवर कर चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो द लासेंट ऑन्कोलॉजी के बारे में था, और ये ब्रेस्ट कैंसर के बारे में क्या था, एक टॉपिक था। ठीक है, तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक वैश्विक स्तर पर स्तन कैंसर के मामलों में 1/3 से अधिक वृद्धि होने का अनुमान है, तो ये बिल्कुल क्या है, ये ऑप्शन सही है। जो दूसरा ऑप्शन है, भारत में स्तन कैंसर के नए मामले मुख्य रूप से केवल वृद्ध महिलाओं जो क्या है 60 साल से अधिक में है, अधिक की हैं, उनमें बढ़ रहे हैं, जबकि युवा महिलाओं में इसकी दर स्थिर है। नहीं, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। इसका बिल्कुल उल्टा है, मतलब युवा जो महिलाएं हैं इनमें ये क्या है, जो ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तीसरा है धूम्रपान उच्च जो रक्त शर्करा है, मतलब हाई ब्लड शुगर है या ओबेसिटी है, स्तन कैंसर के प्रमुख संशोधनीय जोखिम कारक मतलब माने जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही। तो इसका क्या है, 1 और 3 क्या है, ऑप्शन सही है, तो इसका सी ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो मतलब क्या है, चिंताजनक है। ठीक, तो ये टॉपिक है, तो अगर किसी ने देखा नहीं है ना तो वो प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखना। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, चाहे मेंस की बात करो, चाहे आप प्री की बात करो, चाहे आप इंटरव्यू की बात करो, तो ये कहीं कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किसी भी स्टेज पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको तैयार रहना है। अगला जो क्वेश्चन है वो आर्यभट्ट जो एरीज है मतलब इससे रिलेटेड है, और यहाँ पर बताया गया कि इसकी स्थापना मूल रूप से 1954 में वाराणसी में की गई थी, जिसे बाद में नैनीताल स्थानांतरित कर दिया गया था, ये बिल्कुल सही है। भारत का सबसे बड़ा 3.6 मीटर का ऑप्टिकल टेलीस्कोप नैनीताल की देवस्थल में इसी संस्थान द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, संचालित करते हैं। जरा मुझे बताना कि वहाँ पर एक पीक की बात है। ठीक है, पीक की बात है, वो कौन सी चोटी है जहाँ पर ये ऑप्टिकल टेलीस्कोप लगाया गया है। ठीक, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। जो अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, कि हाल ही में चर्चा में रहे वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस रिपोर्ट के अनुसार 5 से 19 वर्ष आयु वाले बच्चों में मोटापे, ओबेसिटी और अधिक वजन के मामले में भारत विश्व में शीर्ष स्थान पर है, ये गलत है। ठीक है, पहले पे चीन है और दूसरे पे कौन है, भारत है। ठीक है, दूसरे पे है भारत। ठीक है, तो यहाँ पर शीर्ष पे नहीं बल्कि सेकंड स्थान पे है। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। यह रिपोर्ट वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन द्वारा जारी की गई, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका क्या है, बी ऑप्शन सही है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी, ये आपको देखनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई नया है इस लेक्चर को देख रहा है तो इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देखें, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं आज की न्यूज़। तो आज की न्यूज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट यही था कि रेनफीड फार्मिंग मतलब बरानी खेती से संबंधित था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ना बहुत सारे क्या मिलेंगे, टर्मिनोलॉजी मिलेगी, जैसे कैंपा परियोजना मिलेगी। आज हम कैंपा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कैंपा है क्या। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों ने कैंपा नाम तो सुना होगा, लेकिन इनको मतलब उन्हें ये नहीं पता होगा कि कैंपा बना कैसे। ठीक है, तो हम इसका स्टैटिक पार्ट भी क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो सबसे पहले कौन से संस्थान मतलब उत्तराखंड में पारंपरिक जल स्रोतों जो नौले धारे हैं अपने के वैज्ञानिक संरक्षण और जलवायु अनुकूल बरानी खेती के लिए 187.11 करोड़ रुपए की योजना को क्या दे दी गई, मंजूरी दे दी गई है। अब कौन से संस्थान ने इसको कराया, तो सारा ने कराया। स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी, ये कभी भी इसकी फुल फॉर्म आ सकती है आपके पास कि आपको सारा की फुल फॉर्म बतानी है, तो सारा की फुल फॉर्म क्या है, स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नदियों का क्या करा गया था, जिक्र किया गया था इस टॉपिक में। ठीक है,
आपको ये दोनों नदियाँ कहाँ पर देखनी है, आपने मैप में देखनी है, उत्तराखंड के मैप में, ठीक है। तो एक तो सोंग नदी, ये कहाँ पर है, देहरादून में। एक कमल नदी, तो ये मैंने पहली बार देखा कि उत्तरकाशी में कोई कमल नदी नाम की भी एक नदी है, ठीक है। ज़रा इसको देख लेना और मुझे ये बताना है कि ये कमल नदी किसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो कभी भी आपके जो यूके ट्रिपल एस सी का एग्जाम दे रहे हैं ना, वहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यूके ट्रिपल एस सी का जो एग्जाम देते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे कि अगला एडिशन ढूंढोगे कि कहाँ से ये क्वेश्चन आया होगा, जबकि वो न्यूज़पेपर से आया होगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा देखना है कि कमल नदी कहाँ पर है, इसकी लोकेशन देख लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता देना। दूसरा, ये किसकी सहायक नदी है ये भी बता देना, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक। योजना और बजट क्या है, तो उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बरानी कृषि परियोजना, देखो ये है, ठीक है, के लिए वर्ष 2026-27 में 187.11 करोड़ रुपए क्या दिए गए हैं, मंजूर किए गए हैं, ठीक है। तो कैंपा फंड, तो वन क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए किस फंड के उपयोग के निर्देश दिए गए हैं, तो कैंपा फंड के निर्देश दिए गए हैं, ठीक। तो आप इसको मेंस में कहाँ कहाँ पर रिलेट करेंगे, तो एक तो जीएस पेपर 6 में आप इसको पूर्ण तरीके से रिलेट कर सकते हैं, उत्तराखंड का भूगोल और इतिहास में, मतलब भूगोल एवं इतिहास में कर सकते हैं। और वहाँ पर भी कौन सा टॉपिक, तो उत्तराखंड में जल संसाधन और उनका प्रबंधन कैसे कर रही है सरकार, ठीक है। सरकार द्वारा ऐसे कौन से कदम उठाए जा रहे हैं जो उत्तराखंड के जल संसाधन और उनका प्रबंधन के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वहाँ पर आप बता सकते हैं, ठीक है। तो पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण सरकार सारा के माध्यम से इनका वैज्ञानिक उपचार, साइंटिफिक ट्रीटमेंट कर रही है ताकि उनकी नैसर्गिकता क्या रहे, बनी रहे। तो ये एक देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके मेंस से रिलेटेड है, ठीक है। और कभी भी अगर आपको मेंस में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि सरकार जो हमारे पारंपरिक जल स्रोत हैं उन्हें बचाने के लिए क्या क्या काम कर रही है, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, सारा का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। आप इसको जीएस पेपर 6 में उत्तराखंड की ही क्या इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर से भी रिलेट कर सकते हैं। और टॉपिक क्या होगा आपका, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, कृषि और सरकारी योजनाओं से संबंधित कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि उत्तराखंड में जो ज़्यादातर खेती होती है वो बारिश पर निर्भर है, ठीक है। रेनफील्ड मतलब बरानी है, ठीक। तो समझ रहे हो ना आपकी बरानी मतलब क्या होता है, जो हमारी खेती है वो जब पूर्ण रूप से या मैक्सिमम रूप से किस पे निर्भर हो, बारिश पे निर्भर हो, तो उसे क्या कहते हैं, बरानी कहते हैं। जलवायु अनुकूल बरानी कृषि परियोजना सरकार कैसे किसानों को क्लाइमेट चेंज के प्रति जागरूक और सक्षम बना रही है, तो वहाँ पर अभी आप इसको क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। अब देखो ये बात आप याद रखना कि जब भी जलवायु परिवर्तन होगा, ठीक है, तो उससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसे होगा, कृषकों को होगा। अब ये वो उत्तराखंड के ही कृषकों को नहीं होगा बल्कि पूरे भारत के कृषकों को होगा। तो अब जलवायु परिवर्तन के साथ साथ हमको कृषि के पैटर्न में भी बदलाव करने की आवश्यकता है। उसके लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है, आपको ये हमेशा याद होना चाहिए। और ये याद कैसे होगा, ये किसी किताब में नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। किताब में तब मिलेंगे ये आपको जब ये किसी क्वेश्चन में आ चुके होंगे, ठीक है, जब वो किताब क्या होगी, अपडेट होगी। लेकिन आपको डेली न्यूज़ एनालिसिस या जो क्या होते हैं अपने न्यूज़पेपर होते हैं वहीं से ऐसे एग्जाम्पल को क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। फिर आप कहीं उसका आंसर लिखने में क्या हो जाएंगे, सक्षम हो पाएंगे, ठीक है। फिर जीएस पेपर 3 सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी आप इसको क्या कर सकते हैं, सीधे तरीके से रिलेट कर सकते हैं। टॉपिक आपके पास चाहे आपका पर्यावरण और पारिस्थितिकी हो गया और उस पर क्या है, तकनीक का कैसा उपयोग है। तो जो नदी कायाकल्प है, जो रिवर रिजुवेनेशन की बात है, में आईआईटी रुड़की जैसे तकनीकी संस्थानों की मदद लेना और कैंपा फंड का जल संरक्षण में उपयोग करना। तो ये आपको बताता है कि कैसे आप अपने जो रिवर है, जो आपकी नदी है, उसका कायाकल्प कर सकते हैं, ठीक है। और ये डायरेक्ट किस पे इफेक्ट डालता है, तो ये आपके पारिस्थितिकी पे, इकोसिस्टम पे क्या करता है, इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर कैंपा क्या है, देखो अब कैंपा के बारे में पूर्ण डिटेल से पढ़ लेते हैं और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि कैंपा क्या होता है, ठीक है। इसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद हुई थी। बाद में संसद ने पूरक वन रोपण निधि अधिनियम 2016, देखो कंपनसेंट्री एफॉरेस्ट्रेशन फंड एक्ट 2016 पारित किया। इसी कानून के तहत राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर क्या हुई थी, कैंपा फंड की स्थापना हुई थी। तो आपको थोड़ा सा ये एक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। ये एक्ट याद होना चाहिए कि ये एक्ट कब का है, तो ये एक्ट है 2016 का है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है, फंड का बंटवारा। तो कैसे फंड का बंटवारा होता है, कैसे इसमें पैसा आता है, तो 90% हिस्सा होता है राज्य सरकार का। देखो यहाँ पर ठीक उल्टा है, हाँ, यहाँ पर ये मत सोचना कि यहाँ पर केंद्र सरकार की ज़्यादा भागीदारी है, नहीं, यहाँ पर राज्य सरकार की भागीदारी ज़्यादा है। तो जो 90% हिस्सा होगा वो राज्य सरकार को मिलता है, किसका, पैसे का, ठीक है। जैसे उत्तराखंड सरकार ने अभी ये लिया ही है। और 10% हिस्सा किसको मिलता है, तो नेशनल कैंपा को मिलता है, ठीक। तो यह पैसा कहाँ खर्च किया जाता है, तो नए जंगल उगाने में किया जाता है। जब भी सरकार क्या करती है, नए पौधे लगाती है ना,
वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, इस पैसे का यूज़ किया जाता है। जंगल में आग लगने से रोकने के लिए जो हमारी फॉरेस्ट फायर होती है उसके प्रिवेंशन के लिए, उसे रोकने के लिए भी किया जाता है, इस पैसे का उपयोग किया जाता है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी किया जाता है और वाटर कंजर्वेशन के लिए किया जाता है। जैसे उत्तराखंड सरकार कैंपा फंड का इस्तेमाल जंगलों में नौलेधारों के पुनर्जीवन और जल संरक्षण के लिए कर रही है। तो देखो ये कैंपा है, ठीक है, ये कैंपा है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो चुका होगा और ये एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। चाहे आप इसको सीधे सीधे जीएस पेपर 5-6 से कनेक्ट करें, चाहे 3 से कनेक्ट करें, ठीक है, चाहे आप इसको उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, कृषि और सरकारी योजनाओं से रिलेट करें, और चाहे आपको कैंपा के बारे में, तो ये तो पूर्ण तरीके से क्या है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, ठीक है। ये तो क्या है, पूर्ण तरीके से प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। और मेंस में भी कभी कभी आपको 8 नंबर में 100 शब्दों में लिखने के लिए आ सकता है कि कैंपा से आप क्या समझते हैं। तो आप बस इतना भी लिख के आ गए तो यही 100 शब्द हैं आपके पास, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका खत्म हो चुका है। अब जो दूसरा टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक और आर्थिक प्रगति के साथ साथ उनके सामने मौजूदा डिजिटल जेंडर डिवाइड और सामाजिक पूर्वाग्रहों जैसी आधुनिक चुनौतियों का एक सटीक और संतुलित विश्लेषण किया गया है इस टॉपिक में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, जो प्रगति और अवसरवादी हैं वो क्या है, और जो उनको रोक रही हैं, जो महिलाओं को रोक रही हैं, ठीक है, उनके लिए चुनौती, चैलेंजेस, एस्पेक्ट्स क्या हैं। तो हम इन दोनों टॉपिक को क्या करेंगे, कवर करेंगे। और ये आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके ऐसे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ऐसा मटेरियल बहुत कम मिलता है, जो जब भी मिलता है तो कोशिश ये करो, जिनके पास तो पीडीएफ जा रही है वो तो ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन जिनके पास जो पीडीएफ नहीं ले पा रहे हैं तो उनको क्या करो, वो लोग इसको कहीं पर नोट करके रख लो, ठीक है। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको हर किसी किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहला अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो सशक्तिकरण का बहुआयामी प्रभाव क्या है। जब एक लड़की को शिक्षा और आर्थिक अवसर मिलते हैं तो वह केवल आत्मनिर्भर नहीं बनती बल्कि उसका पूरा परिवार और आने वाली पीढ़ियां भी शिक्षित और आर्थिक रूप से समृद्ध होती हैं। यह समाज और राष्ट्र के विकास का आधार है। तो देखो ये तो जो पॉइंट है ना, ये बिल्कुल ऐसा पॉइंट है कि आप इसको, चाहे आप ऐसे की शुरुआत करें वहाँ पर इसको शुरुआत कर सकते हैं, चाहे आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कभी भी कि सशक्तिकरण का बहुआयामी प्रभाव से आप क्या समझते हैं, तो वहाँ पर आप इस टॉपिक से क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब जो ये क्या है, ये 4-3 लाइनें हैं, इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उपभोक्ता और नवाचारकर्ता की और कदम। तो महिलाएं अब तकनीकी क्षेत्र में केवल उपभोक्ता नहीं रही हैं, वे स्टार्टअप, शिक्षा और कॉर्पोरेट जगत में लीडरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप या फिर इनोवेटर्स भी क्या हो रही हैं, बन रही हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर चाहे आप बैंकिंग सेक्टर की बात करें, ठीक है, फिर चाहे आप साइंटिफिक सेक्टर की बात करें, ठीक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करें, तो यहाँ पर भी लगातार क्या हो रहा है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। अगर आप ना सेनाओं में भी देखें, मिलिट्री में भी देखें, तो वहाँ पर भी अब लगातार महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, ठीक है। फिर है राजनीति और प्रशासनिक भागीदारी। तो पंचायती स्तर पर केवल पंचायती स्तर से लेकर संसद तक महिलाओं की बढ़ती भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत कर रही हैं। इसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण एक ऐतिहासिक और सकारात्मक कदम है। तो वहाँ पर आप ये भी बता सकते हैं कि जो अभी हमारा ये जो 106वां संविधान संशोधन था ना, 106वां संविधान संशोधन क्या था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी क्या हो चुका है, आ चुका है इनके लिए, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर बुनियादी ढांचा और योजनाओं का क्या प्रभाव, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रमों के साथ साथ स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालयों के निर्माण जैसी बुनियादी सुविधाएं शिक्षा में उनके ठहराव है ना, रिटेंशन को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। तो ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जरा मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में डिटेल में जरा कहाँ पर बता देना, कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट योजना है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, और कई बार मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब इनके पास चैलेंजेस क्या है, सबसे पहले है डिजिटल लैंगिक अंतर। जो डिजिटल जेंडर डिवाइड है वो क्या हो रहा है मतलब अभी भी है, ठीक है। यह सबसे बड़ी आधुनिक चुनौती है। विकासशील देशों में जैसे भारत में महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट की सुविधा काफ़ी कम है। आर्थिक असमानता और परिवार प्रतिबंध उन्हें डिजिटल दुनिया से दूर रख रहे हैं।
क्या होता है कि कई बार आपने भी ये फील किया होगा, आपके घरों में भी फील हुआ होगा आपको कि कई बार जैसे आपके बड़े भाई होते हैं या आपके पिताजी होते हैं तो वो कई बार आपको रोकते हैं कि भाई ऐसी साइटों पे मत जाना, या फेसबुक को मत चलाना, या इंस्टाग्राम को मत चलाना, ठीक है। खैर मैं तो ये सोशल साइट की बात कर रहा हूँ, लेकिन उनकी एक हमेशा एक कंसर्न होता है कि कहीं ये क्या हो, मतलब कोई भी क्या करे, इनके साथ कोई गलत काम ना कर ले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। फिर दोहरी जिम्मेदारी का बोझ, डबल बर्डन भी है ही, है ना। वो क्या है कि समाज में पितृसत्तात्मक सोच के कारण आज भी महिलाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पेशेवर जीवन, प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा क्या करें, घरेलू जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दें, और इसकी वजह से भी क्या हो जाते हैं, इनके करियर काफ़ी पीछे छूट जाते हैं। तो ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर कार्यस्थल पर असमानता है, जैसे वेतन असमानता, समान कार्य के लिए महिलाओं को क्या मिलता है, पुरुषों से कम वेतन मिलता है। जरा मुझे बताना कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है भारतीय संविधान में जो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है, ठीक है। फिर ग्लास सीलिंग, तकनीकी क्षेत्र में कॉरपोरेट जगत में प्रवेश तो बढ़ा है, लेकिन उच्च पदों पर आज भी महिलाओं की संख्या बहुत कम हुई है। देखो इस चीज़ को ना कहीं पर नोट डाउन करके लिख लेना। ग्लास सीलिंग जो ऐसे टर्म्स हैं, ये आपको क्या मिलेंगे, बहुत ही कम जगहों में मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनको नोट डाउन करके रखना है। सीलिंग मतलब क्या होता है कि कोई भी क्षेत्र है वहाँ पर क्या उच्च पदों पर अभी भी क्या होना, उस समुदाय की भागीदारी का कम होना, ठीक है। यही क्या कहलाता है, ग्लास सीलिंग कहलाता है, ठीक है। और ये बहुत एस्पेक्ट में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे जनजातीय लोगों की बात करें, ठीक है। अभी आपको ये द्रौपदी मुर्मू वाला केस तो पता ही होगा ना, जो वो अभी कहाँ गई थी, वेस्ट बंगाल में गई थी, फिर उनके साथ क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो उसको भी एक बार ज़रा डिटेल से देख लेना, ठीक है। फिर सहयोगी कार्य वातावरण, तो ये वहाँ पर सहयोगी कार्य वातावरण में क्या है, और मार्गदर्शन की भी क्या है, भारी कमी है, ठीक है। आपको पता ही होगा कि आपके पास भी बहुत सारे जो फीमेल्स होती होंगी, वो आपको कई बार कुछ पूछती होंगी, ठीक है, कि कोई पेपर को कैसे निकालना चाहिए, इसकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये चाहे मेंटरशिप प्रोग्राम है, वहाँ पर इनकी क्या है, बहुत ज़्यादा कमी है, इनके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, कमी है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर साइबर सुरक्षा की चिंता है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी और हरासमेंट भी होता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साइबर उत्पीड़न और ऑनलाइन दुर्व्यवहार का डर महिलाओं के लिए एक बड़ी बाधा है, जो उन्हें इंटरनेट का खुला उपयोग करने से भी क्या करती है, रोकती है। तो ये क्या है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन क्या हो सकता है कि तो सरकार को सस्ती इंटरनेट सेवाएं और सुरक्षित डिजिटल ढांचा उपलब्ध कराना चाहिए। बल्कि सस्ती तो नहीं, सस्ती से तो मैं बिल्कुल डिसएग्री करूंगा, लेकिन सुरक्षित डिजिटल ढांचा तो होना चाहिए, मतलब, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर तकनीकी कंपनियों को ऐसे प्लेटफॉर्म विकसित करने चाहिए जो साइबर उत्पीड़न को रोकें। तो ये भी क्या है, बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है, मतलब बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर समाज की उस सोच को बदलना होगा जो घरेलू कामों को सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी मानती है। तो ये भी क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। अब ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से समझ आया है तो आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर कहाँ पर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया अपना, ठीक है। जो अगला टॉपिक है वो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से रिलेटेड है, कि पिछले 13 वर्षों के आंकड़ों के अनुसार बाघों के लिए सर्दियों का मौसम विशेषकर जनवरी सबसे जानलेवा होता है, और वर्तमान में उत्तराखंड में बाघों की अनुमानित संख्या कितनी है, तो 560 के आसपास पहुंच चुकी है। अब जरा मुझे सच बताना कि कितने लोगों को ये सच में पता था कि बाघों के लिए जो सर्दियों का मौसम होता है ना, वो बड़ा जानलेवा होता है, ठीक है। अब जब ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है ना, तब बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्वेश्चन पता नहीं कौन से एडिशन और कौन सी किताब से आया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। यही फ़ायदा है डेली न्यूज़ एनालिसिस करने का, यही फ़ायदा है न्यूज़पेपर पढ़ने का, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कौन से संस्थान ने इसको जारी किया है, तो एनटीसीए। कई बार आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनटीसीए, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। उत्तराखंड का डेटा क्या है, तो राज्य में बाघों की अनुमानित संख्या कितनी है, 560 है। जरा मुझे ये बताना है कि पहले नंबर पर बाघ सबसे अधिक कौन से राज्य में है, ठीक है। दूसरे नंबर पर, पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन से राज्य हैं जहां पर बाघों की संख्या सबसे अधिक है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र कौन है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क है, जहां पर उत्तराखंड में बाघों की संख्या क्या है, ज़्यादा है, मतलब घनत्व ज़्यादा है। घातक और सुरक्षित महीने, तो बाघों के लिए सबसे घातक महीना क्या होता है, जनवरी और दिसंबर का होता है, क्योंकि ठंडियों का मौसम होता है ये, ठीक है। जबकि सबसे सुरक्षित महीना सितंबर, सबसे कम मौतें देखी गई हैं कब, सितंबर महीने में, ठीक है। मृत्यु दर आंकड़े की बात करें तो मादा 46.1% की तुलना में नर बाघों की मृत्यु क्या है, अधिक है, ठीक। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। शावकों की तुलना में वयस्क बाघों की सबसे अधिक मौतें हुई हैं, ठीक है। और विशेषज्ञ क्या है, तो अपना जो
वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो कहाँ पर है, देहरादून है। ये भी कई बार क्या आता है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में आ जाता है कि वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है, मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई, देहरादून में है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंस में बात करें ना तो आप इसको सीधे सीधे जीएस पेपर 3, ठीक है, पर्यावरण और उसके पारिस्थितिकी तंत्र से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो सर्दियों में कोहरे और खेतों में बड़ी फसलों के कारण विजिबिलिटी कम हो जाती है। इससे बाघों और इंसानों का अचानक आमना सामना हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होती है, कई बार बाघ मरेंगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर बाघ हमला करेंगे किसी मेल मतलब किसी मनुष्य पे तो वो मरेंगे, और फिर वो जब आदमखोर घोषित हो जाता है तो फिर उसके पीछे जो अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो उन्हें क्या करता है, ख़त्म करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी बाघों की संख्या क्या होती है, कम होती है। फिर बाघों की मृत्यु के प्राकृतिक और अप्राकृतिक कारण क्या है, तो सर्दियों में शिकार की कमी और शिकारियों की सक्रियता के कारण बाघों के बीच क्षेत्रीय संघर्ष, टेरिटोरियल फाइट बढ़ जाती है। इसके अलावा बीमारी और दुर्घटना भी इसके प्रमुख कारण हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के विशेष संदर्भ में संरक्षण की चुनौती, बाघों के राज्य में बाघों की संख्या 560 तक पहुंचना एक उपलब्धि है, लेकिन कॉर्बेट और नेशनल पार्क के आसपास के क्षेत्रों में बढ़ती आबादी के कारण बाघों के लिए सुरक्षित कॉरिडोर और हैबिटेट मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती बन गया है। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन साथ में मैंने एक टॉपिक ऐसा पढ़ा था, जब मैंने वो पढ़ा ना मुझे लगा कि सच में ये भी है। देखो जैसे ना ये चीज़ें हैं, जैसे क्या है अपना राजा जी नेशनल पार्क है या कॉर्बेट नेशनल पार्क है, अब इससे सटे जो मानवीय बस्ती होगी ना, मानवीय बस्ती, ठीक है, वहाँ पर आप लोग रात भर डीजे बजाते होंगे। ठीक है, अब जैसे आप रात भर डीजे बजाते होंगे ना तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जंगली जानवरों पे भी बढ़ता है। ठीक है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट केवल लोगों तक ही सीमित नहीं है, पक्षियों पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जानवरों पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जंगली जानवरों पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब एक इंसानी एक ऐसी प्रजाति है इस धरती में जिसने ठेका लिया है कि मैं तो बर्बाद होऊंगा ही, सारा को सबको बर्बाद करके जाऊंगा। ठीक है, तो इस एस्पेक्ट को भी अपने ध्यान में रखना कि जो हमारा शोरगुल है ना उससे भी क्या होता है, इन सारी स्पीसीज पे, चाहे आप बाघों की बात करो, चाहे आप पक्षियों की बात करो, चाहे आप किसी भी जानवर की बात करो, इवन इंसानों की भी बात करो, तो सारे के सारे क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं इससे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, जो अगली न्यूज़ है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और पढ़ाई पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव, जैसे स्क्रीन टाइम हो गया, सोशल मीडिया की लत हो गया, को रोकने के लिए बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने और कड़े नियम है ना, रेगुलेशन बनाने की तैयारी की है। तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप जब भी मैंने ये आपको टेलीग्राम में भी पूछा था एक दिन क्वेश्चन और काफ़ी लोगों ने उसका आंसर दिया था। ठीक है, तो आज ये आपके सामने आ चुका है, तो आज हम इसको बड़े डिटेल में देखेंगे कि क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल को ये क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट है इसमें, क्या है, जैसे देखो मोबाइल बीडी पुस्तक हिडी, तो ये वहाँ की भाषा होगी ना, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश की, कर्नाटक की ये भाषा होगी, मोबाइल बीडी और पुस्तक हिडी अभियान, जिसका अर्थ है मोबाइल छोड़ो और किताब पकड़ो। हाल ही में छात्रों के मोबाइल लत को छुड़ाने के लिए किस राज्य ने यह अभियान शुरू किया, तो कर्नाटक राज्य ने यह अभियान शुरू किया है। सोशल मीडिया रेगुलेशन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाने और 13 से 16 आयु वर्ग के लिए कड़े नियम रेगुलेशन बनाने की बात करी है, तो आंध्र प्रदेश ने करी है। तो जरा इस टॉपिक को, इस वाले पॉइंट को थोड़ा याद रखना। 13 वर्ष से कम बच्चों के लिए तो पूर्ण तरीके से सोशल मीडिया पर रोक है। ठीक है, लेकिन 13 से 16 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनके लिए क्या बनाए गए हैं, तो कड़े नियमन बनाए जाएंगे। ठीक है, और वो कौन बनाएगा, तो वो आंध्र प्रदेश सरकार बनाएगी। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी मोबाइल बीडी और पुस्तक हिडी, ये किसके द्वारा, किस राज्य के द्वारा अभियान शुरू किया गया है, तो ये कर्नाटका राज्य ने क्या करा है, ये अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो ये तो प्रीलिम्स के एस्पेक्ट है। अब अगर आप इसको मेंस के एस्पेक्ट से देखो ना, तो सबसे पहले इसको हम जरा जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी, या आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहाँ से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मौलिक अधिकार बनाम प्रतिबंध, फंडामेंटल राइट्स वर्सेस रिस्ट्रिक्शन। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है। ठीक है, लेकिन बच्चों के मामले में क्या इंटरनेट तक पहुँच उनका अधिकार है। वहीं जो 39F है, ठीक है, जो अपने क्या है डीपीएसपी है, 39F है, वो राज्य को यह निर्देश देता है कि वह बच्चों को शोषण और नैतिक पतन से बचाए। देखो अब देख रहे हो तुम कैसी देखो, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कैसी कॉन्फ्लिक्ट है ये। ठीक है, कि आपको एक तो
फंडामेंटल राइट्स बोल रहे हैं कि आप किस बच्चों की क्या छीन रहे हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन रहे हो। भले बच्चों को पता हो ना हो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती क्या है, ठीक है। 13 साल के बच्चों को क्या ही पता होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब। इवन जो शिक्षा का अधिकार है, सोचो, शिक्षा का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो बच्चे को खुद पता नहीं होता कि मेरे पास ये अधिकार है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार किसके लिए, जिस बच्चे के लिए बनाया जाता है, उस बच्चे को खुद पता नहीं होता कि शिक्षा का अधिकार उसके लिए है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो कॉन्फ्लिक्ट देखो, 19(1) क्या कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। किसको, बच्चों को भी देता है, बड़ों को भी देता है, सभी को देता है, ठीक है। तो वहाँ तो ये क्या कर रहा है, रोक रहा है चीज़ों को। लेकिन 39(f) जो राज्य है, वो राज्य भी, मतलब जो DPSP है वो राज्य को निर्देश देता है कि क्या करो कि वह बच्चों को क्या करे, शोषण, उनके शोषण और नैतिक पतन से उन्हें क्या करे, बचाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। शायद ऐसा एस्पेक्ट ना, आप जब आप अच्छे लेवल पे तैयारी करते हो ना, तभी आपको समझ आते होंगे, ठीक है, या वो टीचर समझाएंगे, ठीक। तो मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग भी PCS की तैयारी कर रहे हैं, RO ARO की तैयारी कर रहे हैं, या लोअर PCS की तैयारी कर रहे हैं, या FRO वगैरह की तैयारी कर रहे हैं ना, उनमें एक अच्छा डेटा जाए, ठीक है। और उसके बाद जब वो आंसर लिखें तो एग्जामिनर भी ओतप्रोत हो नंबर देने में, मार्क्स देने में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। फिर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, DPDP मतलब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन की बात है, एक्ट 2023। देखो बहुत लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि DPDP एक्ट नाम की भी कोई चीज़ है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नाम की भी कोई चीज़ है। और यही पता नहीं होगा तो फिर तो ये जो ईयर है वो भी कहाँ से पता होगा। तो जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है ना, वो एक्ट कब का है, 2023 का है। नए कानून में साफ तौर पर कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों का डेटा प्रोसेस करने के लिए वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट, ठीक है। तो मतलब माता पिता की सहमति लेनी आवश्यक होगी। जो भी बच्चा क्या होगा, 18 साल से कम होगा, अगर आप उसका डेटा प्रोसेस करना चाहते हैं, अगर आप उसका डेटा लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके मदर फादर से, उनके मम्मी पापा से क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, सहमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी है। प्रतिबंध लागू करने के लिए उम्र का सत्यापन, एज वेरिफिकेशन करना होगा। इसके लिए सरकार ID या बायोमेट्रिक की ज़रूरत पड़ सकती है। इससे बच्चों का जो यूज़र्स की प्राइवेसी है, जो अपने को कौन देती है, आर्टिकल 21 में है ना, पोटोस्वामी जजमेंट में बताया गया था, ठीक है। तो वो पर खतरा मंडरा सकता है। तो जैसे मतलब मैं यहाँ पर ये बोलने की बात करी है कि जैसे जो बच्चों का डेटा होगा कि किसको इंटरनेट देना है, किसको नहीं देना है, और जो 13 से 16 साल के बच्चे होंगे, जो उनका क्या होगा, कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शंस होंगी, तो वहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो जो भी वो प्राइवेसी होगी, वो क्या होगी, उसको बचाना पड़ेगा। मतलब राइट टू प्राइवेसी मतलब उसको कहीं डेटा को बाहर नहीं निकालना पड़ेगा, मतलब निकाल नहीं सकते आप लोग, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी जगह में आप इसको सीधे GS पेपर 2 गवर्नेंस और इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट से भी क्या कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। पहला है तकनीकी बाधाएं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चे हैं भाई, वो क्या अपना, जब भी आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो क्या वो अपनी फेक IDs नहीं डाल सकते, फेक एज नहीं डाल सकते, क्या वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तकनीकी क्या है, चुनौतियाँ हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पर उम्र छिपाना बहुत आसान है। इसके अलावा VPN, देखो ये तो आपके साइंस एंड टेक में जो भी क्वेश्चन आता है कंप्यूटर के एस्पेक्ट से, वहाँ पर भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VPN। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए बच्चे आसानी से बैन को बाईपास कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर नैनी स्टेट, देखो ये जो टर्म है ना, इसको कहीं पर लिख लेना। नैनी स्टेट मतलब होता है अभिभावक राज्य, ठीक है। नैनी स्टेट मतलब क्या होता है, अभिभावक राज्य। कि बहस, क्या सरकार को माता पिता की तरह व्यवहार करना चाहिए। आलोचकों का जो इसकी क्या कर रहे हैं, जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस एक्ट को, वो कह रहे हैं कि बच्चों के स्क्रीन टाइमिंग तय करना किसका काम है, माता पिता का काम है, न कि सरकार का काम है। सरकार को रेगुलेटर होना चाहिए, न कि डिक्टेटर होना चाहिए। तो ये भी क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब भी आपके पास चुनौतियाँ लिखने के लिए आएगा ना, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट तो हर कोई बता देगा। मैं ये देख रहा था, जिस दिन मैंने ये क्वेश्चन टेलीग्राम में पूछा ना, किसी ने भी ये नहीं बताया वहाँ पर कि इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, ठीक है। सब ने ये बताया कि हाँ हो देना चाहिए, कर देना चाहिए सोशल मीडिया को बैन, ठीक है। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया वहाँ पर कि इसके पीछे कौन कौन सी चुनौतियाँ हो सकती हैं। किसी ने ये फेक एज वाली चीज़ नहीं बताई, किसी ने ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वाली बात नहीं बताई, किसी ने ये भी नहीं बताया कि नैनी स्टेट वाली चीज़ नहीं बताई, ठीक है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आपके लिए, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं तो सोशियो
साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है इसमें, मानसिक स्वास्थ्य की बात है। साइबर बुलिंग हो सकती है, यहाँ पर बॉडी शेमिंग हो सकती है, फोमो हो सकता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो सकता है, जैसी समस्याएं बच्चों में क्या करती है, डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ा सकती हैं। ठीक है, आप में से भी कई लोग होंगे जो 21, 22, 23, 24, 25 साल की एज के होंगे, उनको ये फोमो की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। मैं वो पतली दिख रही है, मैं पतली क्यों नहीं दिख रही हूँ, ठीक है, उसने अच्छी ड्रेस पहनी है, मैंने अच्छी ड्रेस नहीं पहनी है, ठीक है, ये उसके पास आईफोन है, मेरे पास आईफोन नहीं है। तो आप लोगों को भी फोमो बहुत ज़्यादा होता होगा। ठीक है, इन सब चीज़ों से बच के रहें। ठीक है, मैं आपको भी कहूँगा कि आप लोग भी इन सब चीज़ों से क्या करें, बच के रहें। फिर एल्गोरिदम का मायाजाल, टेक कंपनियों के एल्गोरिदम इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो डोपामिन को क्या करते हैं और रिलीज़ करते हैं। तो डोपामिन तो आपको पता होगा ना, और ज़रा जिसको पता है ज़रा डोपामिन के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना कि डोपामिन क्या होता है। ठीक है, जिससे बच्चों को इसकी लत लग जाती है और उनकी पढ़ाई व आउटडोर एक्टिविटीज़ क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो ये क्या है, सोशियो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका जीएस पेपर 4 में क्या इंपॉर्टेंस है। जीएस पेपर 4 मतलब इथिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है। तो कॉर्पोरेट की जिम्मेदारी, क्या सोशल मीडिया कंपनी जैसे मेटा हो गया, गूगल हो गया, एक्स हो गया, कि यह नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि वे बच्चों के लिए अपने प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाएं और जो एडिक्टिव फीचर्स हैं उनको क्या करें, कम करें। देखो फैमिली वैल्यूज़, अब आप में से भी आपने अपने घरों में देखा होगा, अपने पड़ोस में देखा होगा, कई माता पिता ऐसे होंगे कि जो अपने बच्चों को चुप कराने के लिए, ठीक है, अपनी शांति बनाने के लिए, अपनी घर की शांति बनाने के लिए क्या बच्चों को फ़ोन पकड़ा देते होंगे कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो चलो टमाटर बड़े मज़ेदार देख लेगा और उससे खाना भी खा लेगा और सब कुछ कर लेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो पारिवारिक मूल्य हैं यहाँ पर, जो फैमिली वैल्यूज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बच्चे बिना फ़ोन देखे खाना नहीं खाते और ये फ़ोन उन्हें उनके माता पिता ही देते हैं। इसलिए बदलाव की शुरुआत घर से की जानी चाहिए। सरकार तो तब करेगी जब करेगी, ठीक है, उससे पहले अपने घरों में ही ये सारी चीज़ें क्या हो जानी चाहिए, बैन हो जानी चाहिए। ठीक है, अब फिर वे फॉरवर्ड में भी है कुछ। तो वे फॉरवर्ड में क्या है, पूर्ण प्रतिबंध के बजाय डिजिटल साक्षरता। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और डिजिटल साक्षरता की ज़रूरत केवल बच्चों को नहीं है, सबसे ज़्यादा साक्षरता की ज़रूरत उनके माता पिता को है। ठीक है, तो पूर्ण प्रतिबंध या पूर्ण प्रतिबंध के बजाय डिजिटल साक्षरता, बच्चों को इंटरनेट के सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल उन्हें भी पढ़ाया जाना चाहिए और उनके माता पिता को भी। जो पीटीए होते हैं, जो पेरेंट्स क्या होता है, वो पीटीए ही बोलते हैं ना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है ना, तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जब एक दिन महीने का वो फिक्स किया होता है, तो उस एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग में एक दिन किनका होना चाहिए, बच्चों के जो माता पिता होते हैं ना, उनको भी इसके बारे में बताना चाहिए, डिजिटल साक्षरता के बारे में बताना चाहिए कि ये दिक्कतें हैं। ठीक, फिर है पेरेंटल कंट्रोल टूल्स का उपयोग करना चाहिए। माता पिता को जागरूक करना चाहिए ताकि वे तकनीकी टूल्स के जरिए बच्चों के स्क्रीन टाइम को क्या कर पाएँ, मैनेज कर पाएँ। एग्जैक्टली मैं यही बोलना चाह रहा था जो वो पीटीएम मीटिंग में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर स्ट्रक्चर स्कूल प्रोग्राम, जैसे कि कर्नाटक में मोबाइल छोड़ो किताब पकड़ो अभियान चलाया गया। ऐसे रचनात्मक विकल्पों का क्या करना चाहिए, ऐसे मतलब रचनात्मक विकल्पों की क्या है, ज़रूरत है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये आया होगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आज इस क्वेश्चन को ज़रा ज़रूर लिखना। ठीक है, ये क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं तो गारंटी बोल रहा हूँ कि ये यूपीएससी का क्वेश्चन भी है। ठीक है, पर यहाँ पर 250 शब्द हो जाएगा तब। ठीक है, तो ये सारे मेंस में आएगा, मैं इस बात की आपको गारंटी दे रहा हूँ। चाहे आप पीसीएस का एग्ज़ाम दो, ठीक है, वो अभी भी आ सकता है, जो 2025 जो अप्रैल में जो एग्ज़ाम है वहाँ पर भी आ सकता है ये क्वेश्चन। 2026 के पीसीएस के एग्ज़ाम में आ सकता है, 2027 में आ सकता है, 2028-30 तक आ सकता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को ज़रा अपने दिमाग में बैठा के रखना और इस क्वेश्चन को ज़रा लिखने की कोशिश करना। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो ये क्वेश्चन बनाया है ना, ये किसी मतलब बहुत ही जानकार व्यक्ति ने बनाया है। ठीक है, तो ज़रा इसको देख लेना। मतलब मैंने नहीं बनाया इसको, किसी और ने बनाया है, पर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन है ये। ठीक है, फिर जो पांचवा टॉपिक है वो क्या है, किससे रिलेटेड है, अमेरिका, इजराइल और ईरान से संबंधित है। ठीक है, तो अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले और इस मुद्दे पर भारत द्वारा इजराइल का स्पष्ट समर्थन करने की आलोचना की गई है और बताया गया है कि कैसे एक कदम से जो मिडिल ईस्ट में भारत की कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक हितों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये पी चिदम्बरम सर ने लिखा है। तो और वो जब भी आर्टिकल लिखते हैं तो वो बहुत ही शानदार एक आर्टिकल लिखते हैं। ठीक है,
तो अब इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ना यहाँ पर एक प्रीलिम्स में एक चीज़ पूछा था, मुनरो डॉक्ट्रिन के बारे में पूछा था। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मुनरो सिद्धांत क्या है, ठीक है। ये अमेरिका विदेश नीति का एक पुराना सिद्धांत है ये, और मैं आपको ये पिछले डीएनए में, किसी एक डीएनए में, या जनवरी के महीने में, या फरवरी, हाँ जब वेनेजुएला पे अटैक हुआ था, अब ये कब हुआ था जरा देख लेना, तब मैं आपको ये मुनरो डॉक्ट्रिन के बारे में बता चुका हूँ। तो जरा आज कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मुनरो डॉक्ट्रिन क्या है और उससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। फिर मेंस का जो क्वेश्चन, जो मेंस है वहाँ पर आप इसको कहाँ कहाँ पर रिलेट कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जीएस पेपर 2 में ही इंटरनल रिलेशन की बात करें या बायलैटरल रिलेशन की बात करें, ठीक है, वहाँ पर आप इसको कोट कर सकते हैं, या कूटनीतिक जो रणनीतियाँ होती हैं वहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो पहला है, सबसे पहला है भारत की विदेश नीति। तो भारत क्या करता है, गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाता है और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थक करता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि क्या भारत अब इस नीति से हटकर अमेरिका इजराइल के खेमे में खुलकर आ रहा है, मतलब वहाँ पर बताया गया, क्योंकि देखो अभी इजराइल में क्या गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक ईरान पे हमला करने से पहले कहाँ गए थे, इजराइल गए थे। तो ये प्रश्न चिन्ह उठते हैं, ये क्या अब भारत गुटनिरपेक्ष की बजाय अब किसी एक खेमे में शामिल होने की बात तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है। दूसरा है कि मध्य पूर्व में भारत का, देखो जो मध्य पूर्व है ना, जो जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ से भारत को रेमिटेंस बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। वहाँ पर मतलब आपको केरल के लोग मिल जाएंगे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के लोग मिल जाएंगे, नॉर्थ के लोग मिल जाएंगे, साउथ के लोग मिल जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या है, इंडियन डायस्पोरा है, प्रवासी भारतीय वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहते हैं। इस क्षेत्र में देख लो आप 1 करोड़ से अधिक भारतीय रहते हैं। युद्ध और अस्थिरता से उनकी सुरक्षा पर भी क्या मंडराता है, खतरा मंडराता है, ठीक है। तो क्या भारत अपनी ऐसी पॉलिसी अपनाएगा कि जिससे उन पर खतरा मंडरा ले, नहीं अपनाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। फिर है आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा। भारत अपनी तेल की ज़रूरतों और एक्सपोर्ट्स के लिए खाड़ी देशों पर काफ़ी निर्भर है, ठीक है। खाड़ी देशों में तेल के अलावा क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। चाहे भारत की चावल से लेके और मसाले तक वहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट क्या है, चीज़ है। फिर जो चाबहार पोर्ट है अपना ईरान में, जो हम चाबहार पोर्ट को क्या कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे। तो ईरान में भारत ने $370 मिलियन का बड़ा निवेश किया है। ईरान के साथ संबंध बिगड़ने से इस अहम प्रोजेक्ट और सेंट्रल एशिया तक भारत की पहुंच पर भी क्या पड़ सकता है, बुरा असर पड़ सकता है। क्यों भारत वहाँ पर चाबहार पोर्ट क्यों बना रहा था, तो जो जो अपना क्या है, जो सेंट्रल एशिया है वहाँ तक भारत क्या कर रहा था, पहुँचना चाह रहा था। तो अगर यहाँ पर क्या होगा, चाबहार पोर्ट ईरान देने से मना कर देगा, या यहाँ पर कोई भी अड़चन आई, तो भारत की कनेक्टिविटी यहाँ पर जो सेंट्रल एशिया से वो टूट जाएगी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्थाओं की भूमिका, जो यूएन चार्टर एंड सोवरेनिटी है, किसी भी संप्रभु देश में जबरन सत्ता परिवर्तन के लिए युद्ध थोपना यूएन चार्टर के खिलाफ है। तो जो काम कौन कर रहे हैं, अमेरिका कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि वहाँ की जो सुप्रीम, देखो खमेनी को तो उन्होंने मार दिया, ठीक है, लेकिन जो वहाँ के सुप्रीम लीडर है वो वहाँ पर चाहते हैं कि वो ऐसी सरकार को वहाँ पर बैठा दें जो क्या हो, अमेरिका और इजराइल के समर्थन में हो, ठीक है, उनके पपेट की तरह काम करे। तो ये भी क्या है कि यूएन चार्टर के खिलाफ है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अब जो ये अगली न्यूज़ है ये पीआईबी से रिलेटेड है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो राष्ट्रपति हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और वो कौन से स्वदेशी LHC मतलब हेलीकॉप्टर में चढ़े थे, तो प्रचंड हेलीकॉप्टर में चढ़े थे। अब आपसे पूछा जा सकता है कि प्रचंड हेलीकॉप्टर है वो कैसा हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो वो एक स्वदेशी है, मतलब मेड इन इंडिया है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो चर्चा में क्यों, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वायुसेना स्टेशन जैसलमेर राजस्थान में स्वदेशी निर्मित हल्के लड़ाकू विमान लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी थी, ठीक है, उन्होंने भरी थी। तो इसके कुछ मुख्य पॉइंट क्या हैं, तो LHC प्रचंड भारत का पहला स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर है जिसे विशेष रूप से हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, यह उड़ान 2 विमानों के फॉर्मेशन में आयोजित की गई है। इसमें एक टैंक लक्ष्य पर सिमुलेटेड हमला भी शामिल था, ठीक है। इससे पहले राष्ट्रपति जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो 2023 में क्या कर चुकी हैं, सुकोई 30 MKI, और देखो सुकोई विमान किसका है, रशिया का है, ठीक है। ये याद रखना, कभी भी ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में आ सकता है कि सुकोई विमान किस देश से संबंधित है, तो रशिया से संबंधित है। और राफेल 2025 में उड़ान भर चुकी हैं। तो राफेल कहाँ से रिलेटेड करते हैं, तो फ्रांस से रिलेट करते हैं, ठीक है, राफेल। तो ये इंपॉर्टेंट है। यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी एरोस्पेस क्षमता की क्या करता है, प्रगति को दर्शाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। LHC को हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड
एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL द्वारा भारतीय वायुसेना और थल सेना के लिए क्या किया गया है, विकसित किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके क्वेश्चन पेपर में कभी भी आ सकता है, और जो LHC प्रचंड है वो वहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। ये आपके पास क्या है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, प्री का क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा ये क्वेश्चन। तो अगर समझ आया तो जरा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर देना। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, और एक बार पुनः आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।